नमस्कार दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने राजस्थान का परिचय देख रहे थे। तो परिचय को आगे बढ़ाएं तो देखिएगा, हम पढ़ रहे थे पांचों पॉइंट। ठीक है, राजस्थान के परिचय का राजस्थान के परिचय का हम पांचवा पॉइंट पढ़ रहे थे, पांचवा पॉइंट। और पांचवें पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे थे? अक्षांश, अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतरी स्थिति, देशांतर स्थिति, ये देख रहे थे। अक्षांश व देशांतर स्थिति यही देख रहे थे। और उसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे थे? अक्षांश। और अक्षांश में देखिएगा, अक्षांश पढ़ेंगे आज। अक्षांश में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे तो अक्षांश पढ़ रहे थे, अक्षांश में हम पढ़ेंगे आज। इस अक्षांश में आगे पढ़े हैं तो देखिएगा, आगे अक्षांश में आगे पढ़े तो राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अक्षांश आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अक्षांश में अन्य चीजें पढ़ रहे हैं हम तो देखिएगा, कर्क रेखा की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? कर्क रेखा की, ठीक है। हाँ, तो कर्क रेखा की बात करते हैं। पहले अक्षांश में आ जाओ, ठीक है। अक्षांश में आज हम बात करेंगे कर्क रेखा की। और कर्क रेखा भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में दोनों में ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ। भारत में कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये बात ध्यान रखिए। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में ये बात ध्यान रखिए, कर्क रेखा की बात है, ठीक है। कर्क की बात कर रहे हैं आज, ठीक है। ध्यान रखिए, भारत में भी बात करेंगे, विश्व में भी देखेंगे थोड़ा, और थोड़ा राजस्थान में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत में कर्क रेखा गुजरात से स्टार्ट होती है और गुजरात से ये कहाँ तक जाती है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? भारत का फर्स्ट जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात है। गुजरात है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर आगे लिखे तो गुजरात के बाद में कौन है? मध्य प्रदेश है। पहले राजस्थान, गुजरात के जस्ट बाद में राजस्थान, राजस्थान के जस्ट बाद में कौन है? एमपी। एमपी के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन है? झारखंड। झारखंड है। और झारखंड के बाद में कौन है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है, ये लो पश्चिम बंगाल। और फिर यहाँ 2 राज्य इधर है, कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा। और एक राज्य उसका नाम लास्ट वाला कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम है, मिजोरम, ठीक है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है? तो एमपी से अधिक गुजरती है, एमपी से। और सबसे कम गुजरती है किससे? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से ये कम गुजरती है और एमपी से ज्यादा गुजरती है, ठीक है। हाँ, राजस्थान से कितना गुजरती है? राजस्थान से इतना ध्यान रखे, राजस्थान से 26 किलोमीटर गुजरती है। और टोटल भारत में कुल कितनी गुजरती है? तो टोटल भारत में लगभग 29 34 किलोमीटर है लगभग भारत में। देखो, भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 29-33 है। बट ये थोड़ी सी ऐसे तिरछी चलती है, तो लगभग 29-33 से थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा ऊपर चलेगा ये, जबकि भारत की लंबाई कितनी है? 29-33 है, ठीक है। तो भारत में कुल कितनी है? राजस्थान में कुल कितनी? ज्यादा किसमें? एमपी में ज्यादा है, और सबसे कम किसमें? त्रिपुरा में। इसके अलावा भारत में और देखिएगा, कर्क रेखा में और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें और भारत के संदर्भ में? तो देखिएगा, भारत के संदर्भ में इसमें और बिंदु देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या बिंदु है? एक तो ध्यान रखें, कर्क रेखा पर स्थित भारत के प्रमुख शहर याद रखने हैं। प्रमुख शहर याद रखने हैं। कौन कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो आप एक बात ध्यान रखें, गरबा याद रखें। गरबा, ये गरबा याद रखना आपको। गरबा, गरबा से हो गया आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। गांधीनगर इस पर स्थित है। और उज्जैन, उज्जैन स्थित है, उज्जैन शहर, ठीक है। आर से हो गया, ठीक है। और बी से हो गया भोपाल। आर से रांची, आर से रांची। और इससे हो गया भोपाल। और ए से हो गया आइजोल, 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 ठीक है, आइजोल, ठीक है। ऐसे ये ध्यान रखने, ये शहर भारत के शहर कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। हाँ, भारत के शहर आप कर्क रेखा पर गरबा से याद रखेंगे, गरबा, ठीक है। गरबा से गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और आइजोल, ये शहर स्थित है। इसके अलावा ये ध्यान रखें आप भारत के संदर्भ में कि भारत का कौन सा शहर राजधानी। देखो, भारत कितने कितने राज्य हैं टोटल? कुल कितने राज्य हैं? 8।
कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य। भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसका पश्चिम से ये कौन सा भाग है? पश्चिम। और ये कौन सा भाग है? पूर्वी। ये कौन सा भाग है? पूर्वी। पश्चिम से पूर्वी, देखो ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको इतना ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है, पूर्व से दूसरा राज्य कौन सा है, पश्चिम से दूसरा राज्य कौन सा है, तो आप सारी बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो 8 राज्य टोटल है। कितनी लंबाई है रास्ता में, कितनी अधिक, कहाँ कम, क्या, ये बात होगी। इसके बाद में कितने महत्वपूर्ण शहर है, ये बात होगी। इसके अलावा देखिएगा, आज कर्क रेखा की इसके अलावा बात करते हैं भारत में, तो भारत में 8 राज्य है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, राज्यों से गुजरती है, ओके। अब देखिएगा 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों की राजधानियों में से बात करें, इन 8 राज्यों के 8 राज्यों की राजधानी की मैं बात करूं, तो राजधानी इसमें 3 क्वेश्चन ध्यान रखने, राजधानी में 3 क्वेश्चन ध्यान रखने कि सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, इसके ऊपर एकदम ऊपर राजधानी कौन सी है, और इससे थोड़ा दूर राजधानी कौन सी है, ठीक है। इन 8 राज्यों में से आपको 3 बात ध्यान रखनी है। नजदीक राजधानी मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय एकदम नजदीक कौन सा मुख्यालय है, ये ध्यान रखेंगे आप। और एकदम ऊपर कौन सी राजधानी, इसके ऊपर स्थित राजधानी, ऊपर स्थित राजधानी इसके ऊपर कौन सी स्थित है, यानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। और नजदीक कौन सी, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक ध्यान रखेंगे, दूर 8 राज्यों में से दूर राजधानी मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ये देखो, ये भी मुख्यालय, ये ठीक है। 3 चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा राजधानी क्षेत्र है 8 राज्यों में से, ठीक है। 8 राज्यों में से बात करनी है। हाँ, आ जाओ, देखो 8 राज्यों में से एक तो आपको ध्यान रखनी है क्या, कि नजदीक कौन सी है और दूर कौन सी है। नजदीक की मैं बात करूँ तो नजदीक कौन सी है, रांची है। झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची, वो नजदीक है। और अगर मैं बात करूँ ऊपर कौन सी है, तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी कौन सी है, आइजोल, एकदम ऊपर है। अगर दूर बात करें तो जयपुर है। जयपुर किसकी राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी दूर है, आइजोल इसके ऊपर है, और रांची थोड़ी इससे नजदीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कर्क रेखा की, राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। अब आ जाओ, कर्क रेखा की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, भारत की मैं बात कर लिया, अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा की बात करें तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए आप, कर्क रेखा से एक क्वेश्चन आता ही, देखिएगा कर्क रेखा से एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों में गुजरती है। ये बात मैंने कल भी की थी थोड़ी बहुत, ठीक है। आज फिर से बात करते हैं थोड़ी सी, कल इसकी पूरी बात नहीं की थी, अब बात कर लेते हैं। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, 26 किलोमीटर डूंगरपुर को छूती हुई, डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा, ये लो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, ठीक है। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के चिखली गांव को छूती हुई जाती है, ठीक है। ये बात हमने कल भी कर ली थी, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे वो देखो, अब मेन बात क्या है वो देखिएगा। इसको यहाँ कर्क रेखा के बारे में यहाँ बात करें कि देखो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। राजस्थान में 3-4 क्वेश्चन आएंगे। कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय जिला मुख्यालय कौन सा है, ये पूछेगा आपको। कर्क रेखा के दूर जिला मुख्यालय कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। बताओ पहला कौन सा है कि नजदीक कौन सा है, बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा जिला का जिला मुख्यालय कर्क रेखा के एकदम सबसे नजदीक है। जबकि मैं सबसे दूर बात करूं तो देखो कर्क रेखा से सबसे दूर कौन है, श्री गंगानगर श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सबसे क्या है, दूर है। तो गंगानगर दूर है, बांसवाड़ा क्या है, नजदीक है। और कर्क रेखा की एक बात और ध्यान रखनी है, कर्क रेखा राजस्थान में
राजस्थान में माही नदी गुजरती है, तो माही नदी को 2 बार काटती है, माही नदी को 2 बार काटती है, 2 बार, माही नदी को 2 बार काटती है। राजस्थान के संदर्भ में ये भी ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटती कौन? माही नदी को। कर्क रेखा 2 बार काटती किसको? माही नदी को। माही नदी देखिए, माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से, और कहाँ जाती है? गुजरात में। ऐसे ये 2 बार कट रही है, 2 बार काट दी इसको, तो माही नदी को 2 बार काटती है नदी कौन सी है? माही नदी है। तो माही नदी को 2 बार काटने वाली इनमें से कौन सी लाइन है? वो कर्क रेखा ही है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा के जैसे आप, कर्क रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे आंधियां बढ़ेंगी। आंधी समझ रहे हो आप? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी कहाँ आती है? श्री गंगानगर में। और दिन और रात की अवधि का अंतर भी बढ़ेगा, तो सबसे कम दिन और रात की अवधि का अंतर क्या है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में कम और दिन व रात की अवधि का अंतर, अवधि का अंतर, अगर अंतर पूछे तो कम का है, तो कम पूछे तो मेरे भाई, और अधिक पूछे अंतर एक सबसे कम का है बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे कम का है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा क्योंकि कर्क रेखा के नजदीक है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी लंबवत गिरती है, वहां दिन और रात की अवधि का अंतर कम होता है। तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में कम होती है दिन और रात की अवधि का अंतर। और जैसे जैसे कर्क रेखा से आप ऊपर जाएंगे तो दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता जाएगा। तो बताओ कौन दूर है? बाबा गंगानगर है। दिन और रात, गंगा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में दिन और रात की अवधि का अंतर ज्यादा होता है, और यहाँ क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें आप, कि कर्क रेखा से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो सबसे ज्यादा आंधी आएंगी। कर्क रेखा देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस बात को समझे कि कर्क रेखा ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, और ये कौन सी है? कर्क रेखा। और ये कौन सी है? मकर रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। तो सूर्य की किरणें इन दो तीनों के बीच में लंबवत चमकती हैं। सूर्य की किरणें इन तीनों के बीच में क्या चमकती है? लंबवत चमकती है, इन तीनों के बीच में। तो ये सूर्य है, इसलिए आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी? तिरछी होंगी, ठीक है। यही कारण है, और यही कारण इनके दिन और रात की अवधि का अंतर है। जैसे जैसे तिरछी होती जाएंगी, इन तीनों के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, तो दिन और रात की अवधि का अंतर इन तीनों में कम होता है, और ध्रुवों पर क्या होता है? ज्यादा होता है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातों का फर्क पड़ जाता है ध्रुवों पर। ये बात हम जलवायु में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आप कर्क रेखा के जस्ट नीचे कौन है बेटा? कर्क रेखा के नीचे कौन है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री के नीचे कौन है? मकर रेखा। अब आप देख लो, इन तीनों रेखाओं के बीच में सूर्य की किरणें सीधी गिर रही हैं, तो यहाँ के दिन और रात की अवधि का अंतर क्या है? कम है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ेगा, तो गंगानगर में ज्यादा होता है और बांसवाड़ा में क्या होता है? कम होता है। अब बात इसी की ओर कर ले, किसकी? आंधियों की बात कर ले। कर्क रेखा से आप उत्तरी ओर जाएंगे तो आंधी क्या होंगी? अधिक होंगी। तो अधिक आंधी कहाँ आती है राजस्थान में? अधिक आंधियां अधिक आंधियां कहाँ आती है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में आती है। आंधी वाला सिस्टम भी यही है, मैं बता दूंगा कैसे है, जलवायु में बताऊंगा चीज, आंधियां ज्यादा क्यों आती हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में आती हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ बना देता हूँ नोट में। अब बताओ, दिन और रात की अवधि का अंतर भी हो गया, आंधियां भी होगी। अब बताओ, सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत कहाँ गिरती है? सीधी यहाँ गिरती है, इन तीनों रेखाओं के बीच में यहाँ सीधी गिरती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा, निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन से कौन से जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन तिरछापन अधिक होता है, अधिक 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 होता है। हालांकि सबसे ज्यादा कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। बट गंगानगर ऑप्शन में नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, कहाँ होता है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ए, बी, सी और डी। पहला मेरा ऑप्शन है पाली, नागौर, हनुमानगढ़, और मेरा एक एक आपसे ऑप्शन है डूंगरपुर। आप बताओ मेरे भाई, आप बताओ, जैसे जैसे आप कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। तो ये अधिक पूछे है, कहाँ हो रहा है अधिक? बताओ इनमें से ऊपर कौन है? इन 4 जिलों में से सबसे ऊपर कौन है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में ज्यादा है, सबसे कम नीचे कौन है? इसमें कम है, और इसमें क्या है? अधिक है। कारण यही है, मैं ये बता रहा हूँ कि कर्क रेखा के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे
वैसे वैसे सूर्य की किरणें क्या होंगी, बढ़ेंगी, सॉरी तिरछी होंगी। आप देख लो, आप यहाँ कर्क रेखा आपकी ये आपकी कर्क रेखा है। आप देख लो, आप कर्क रेखा के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। तो कौन सा इनमें से कौन सा जिला है जो कर्क रेखा से दूर है, तो हनुमानगढ़ है, तो वहां सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। और जो नजदीक है उसमें सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये था कर्क रेखा का राजस्थान के संदर्भ में। अब देखिए कर्क रेखा हमने कहाँ कहाँ पढ़ ली, देखो आप, हमने आज कहाँ पढ़ लिया, देखो ये पढ़ लिया अक्षांश और दशांतर पढ़ रहे थे। कर्क रेखा को हम देख रहे थे कहाँ, भारत के संदर्भ में। फिर हम देख रहे हैं कर्क रेखा पर कितने शहर स्थित है भारत के, ये हो गए। ठीक है, फिर कर्क रेखा हम राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन राजस्थान के आएंगे। ठीक है, आ जाओ। फिर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अब मैं कर्क रेखा की बात कर रहा हूँ, भारत के संदर्भ छोड़ दिया, राजस्थान छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे विश्व के संदर्भ में भी कुछ कर्क रेखा के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि हाँ कर्क रेखा बिल्कुल राजस्थान की तैयारी करें तो उसके में भी क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा विश्व के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में ये तीन रेखा, तीनों ले लो आप, कर्क रेखा को तीनों को ले लो आप, 0 डिग्री अक्षांश, और ये कौन सी है कर्क रेखा, जो कौन सी है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये रेखा कौन सी है मकर रेखा, जिसको हम कल बात कर रहे थे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। हो गई तीन रेखा। अब तीनों रेखाओं में एक तो क्वेश्चन आता है कि इन इसको कौन सी नदी दो बार काटती है, इसको दो बार नदी कौन सी काटती है, इसको दो बार कौन सी काटती है। ये तीन नदियां धारक, इसको दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। विश्व के संदर्भ में भी धारक इसको दो बार काटने वाली नदी माही है। इसको दो बार काटने वाली नदी कौन सी, कांगो, कांगो या जायरे, इसी नदी का नाम है या जायरे, कांगो या जायरे, जहाँ कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और गिरती कहाँ है नदी, हिंद महासागर में। ये हिंद महासागर में गिरती है, सॉरी ये हिंद महासागर में नहीं गिरती है, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है ये। और अब मैं बात करूँ, इसको दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है, अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और ये नदी कहाँ गिरती है, ये गिरती है हिंद महासागर में। दो नदियां ऐसी है इनमें से जो हिंद महासागर में गिरती है। ये भी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में। अरब सागर में गिरती है, अरब सागर हिंद महासागर का भाग है, तो ये भी हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, ये भी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में। तो तीन रेखा है, तीनों रेखाओं को अलग अलग नदी याद रखी। इसको माही नदी काटती है ऊपर वाली को, बीच वाली जो भूमध्य रेखा है उसको काटती है कौन सी, कांगो या जायरे। तीसरी नदी है लिम्पोपो है। ये दो अफ्रीका में है और एक है भारत में है, भारत में वो भी हिंद महासागर में गिरती है, हिंद महासागर मतलब अरब सागर में गिरती है। और ये भी कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में, और ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। एक क्वेश्चन इनका आता है तीनों का विश्व के संदर्भ में। विश्व में टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। एक महाद्वीप और बन गया, उसका नाम 8वां महाद्वीप, जिसको बोलते हैं जीलैंडिया महाद्वीप। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। फिलहाल जो 7 है नहीं याद कर लो थे, तो कौन याद हो इधर। ठीक है, हाँ आ जाओ। ऊपर कौन है, यूरोप महाद्वीप, कौन सा है, ऊपर ऊपर है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है। और सबसे नीचे कौन सा है, अंटार्कटिक, कौन सा है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, और इसके बाद में बात करूँ, यहाँ देखिए, यहाँ एशिया, और यहाँ दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन है, अफ्रीका। ठीक है, इनके संदर्भ में भी क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको पढ़ना है। क्या क्वेश्चन आएगा, देखो आप, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये है एशिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप है। और इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, इस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और जो बीच में बच गया उसका नाम क्या है, अफ्रीका। ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इनमें इन महाद्वीपों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए कर्क रेखा का, क्या तीनों का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्क के साथ साथ में तीनों की बात हो रही है। अब देखो, अब बताओ कौन सी रेखा इन तीनों में से कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है। तो देखिए, आप इनकी दोस्ती करवाते हैं हम, एक मस्त वाली दोस्ती करवा दें, इनकी करवा दें। देखो, ये दोस्ती करवाती, इसकी दोस्ती इसके साथ में, इसके साथ में,
इसकी दोस्ती इसके साथ में, तिरछी दोस्ती इसकी दोस्ती इसके साथ में। कहने का मतलब ये है कि एशिया की दोस्ती किसकी है, दक्षिणी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की दोस्ती किसकी है, ऑस्ट्रेलिया, तिरछी करनी है। और यूरोप की दोस्ती किसकी है, अंटार्कटिका, और ये बीच में कौन है, अफ्रीका, अफ्रीका के बीच में है। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए ध्यान से सुनना बात, इससे कोई, इन तीनों में से, इन तीनों की बात करूं मैं, इन तीनों से इससे कोई रेखा नहीं गुजरती है, तो मेरे भाई इससे भी कोई रेखा नहीं गुजरती है। इसकी दोस्ती इसके साथ है, इन तीनों रेखाओं को देख रहे हैं हम। ठीक है, ये तीनों रेखाएं कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है ये देख रहे हैं। ठीक है, तो हो गया काम इसका। अब देखो इससे कोई नहीं गुजरती है तो इससे भी कोई नहीं गुजरती है, हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखो एशिया विश्व में बड़ा महाद्वीप है, तो ऐसा दिमाग लगाओ कि बड़ा महाद्वीप है तो दो गुजरती होंगी, और अगर इससे दो गुजरती है तो इससे भी कितनी गुजरती है, दो गुजरती है। ठीक है, और इससे देखो एक गुजरती है। ठीक है, इससे एक गुजरती है तो इससे कितनी गुजरती है, एक गुजरती है। ठीक है, और इससे कितनी गुजरती है, तीनों गुजरती है। तो ये ध्यान रखो, एक गुजरने वाले, दो गुजरने वाले, तीन गुजरने वाले और नहीं गुजरने वाले, तो ये तो है जीरो। देखो जीरो, एक, दो, समझ रहे हो बात, ये है। तो इन दोनों से तो कुछ कोई नहीं गुजरती तीनों में से, इन दोनों में दो गुजरती है, इन दोनों में एक गुजरती है। अब बोलो सर कौन कौन सी गुजरती है, मैंने बोला कि दो कौन सी गुजरती है, इन तीनों में से। देखो इसमें भी दो गुजरती है, इसमें भी दो गुजरती है, ये ऊपर है तो इसमें ऊपर वाली दो, और ये नीचे है तो इसमें नीचे वाली दो। ठीक है, तो ऊपर वाली दो कौन सी है, करक, करक और भूमध्य, करक और भूमध्य। ठीक है, ये नीचे है तो इसमें नीचे वाली दो कौन सी लिखो, नीचे वाली दो बोलो, भूमध्य और भूमध्य, और बात करें कौन सी, मकर, मकर। ये एक गुजरती है, इसमें एक गुजरती है, ऊपर है इसमें ऊपर वाली एक गुजरती है, नीचे इसमें नीचे वाली एक गुजरती है, नीचे वाली एक कौन सी है, मकर, मकर। ये ऊपर है तो इसमें ऊपर वाली एक गुजरती कौन सी है, करक। कहाँ है करक, देखो ऊपर है, इन तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें से तीनों गुजरती है, तीनों कौन सी, करक भी गुजरती है, भूमध्य भी गुजरती है, ओके, और मकर भी गुजरती है। ऐसे एक क्वेश्चन आएगा मकर कि महाद्वीपों से कौन सी रेखाएं गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो महाद्वीप से संबंधित एक क्वेश्चन तो ये आता है विश्व के संदर्भ में, और एक ये आता है। फिलहाल मैं और बता दूं करक रेखा का, बाकी विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे तो बताएंगे। करक रेखा पर स्थित, करक रेखा पर, करक रेखा पर, रेखा पर बड़ा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप, करक रेखा पर बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया है। जबकि छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल में, मैं बात क्षेत्रफल में करूँ, क्षेत्रफल में बड़ा महाद्वीप एशिया है, और छोटा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, छोटा उत्तरी अमेरिका। कहाँ, क्षेत्रफल में, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अगर और भी डिटेल से जानना है तो मेरे भाई आप कोड याद कर लो, आप क्या याद कर लो, कोड याद कर लो इसकी। अगर और डिटेल से जानना है तो एशिया के कितने कोड हैं, 11 कोड है, एशिया के 11 कोड हैं। कोड का मतलब ये हुआ कि ये जनसंख्या में एक नंबर पे है, और क्षेत्रफल में भी एक नंबर पे है। अल कोड। यूरोप के कितने कोड हैं, 36। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कोड कितने हैं, 43। इसके कोड कितने हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 54। इसके कोड कितने हैं, 05। इसके कोड कितने हैं, 67। 67 कोड है इसके, 67 कोड है। ठीक है, 67 कोड है। और इसके कोड कितने हैं, 22। अब आप देख लो, कोड का मतलब ये होगा कि इसमें पहला डिजिट तो काम कर रहा है जनसंख्या का, दूसरा डिजिट काम कर रहा है क्षेत्रफल का। अब आपको कोई भी महाद्वीप पूछे, आपको किसी भी महाद्वीप को बता सकते हो आप, ये महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से 6 नंबर पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, तो ये छोटा हो गया है। समझ गए बात, ऐसे इन सातों की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। ठीक है, और ये जनसंख्या में 5 0 नंबर है, इसमें जनसंख्या नहीं है, जबकि क्षेत्रफल कितना है, 5 नंबर पे है। 05 का मतलब ये हो कि जनसंख्या नहीं है। ठीक है, और 54 का मतलब जनसंख्या में 5, क्षेत्रफल में 4, और 43 का मतलब जनसंख्या में 3 और क्षेत्रफल में, जनसंख्या में 4 और क्षेत्रफल में 3, और ये जनसंख्या में 3 और क्षेत्रफल में 6। पहला अक्षर किसका काम करेगा, पहला अक्षर जनसंख्या का, और दूसरा काम है क्षेत्रफल का। ये महाद्वीप है। आप कोई भी महाद्वीप के बारे में बता सकते हो कौन सा महाद्वीप विश्व में किस नंबर पे है, और ये है विश्व के ग्लोब के बारे में। ठीक है, सॉरी, करक रेखाओं के बारे में। तो ये हो गया, हमने राजस्थान की बात कर ली, विश्व की बात कर ली। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। करक रेखाओं का काम हो गया, अक्षांशों का काम हो गया। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। अक्षांश का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, अब हम बात करेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे आज। पॉइंट पांचवा ही है, राजस्थान के परिचय का पांचवा पॉइंट है, जिसमें अक्षांश और देशांतर दोनों थी। अब आप पढ़ रहे देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा खड़ी रेखा है, इसको बोलते हैं लोंगी, इसको बोलते हैं लोंगी
ट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये खड़ी रेखाएं हैं, ध्यान रखें आप, ये खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, किस पर, ग्लोब पर। ग्लोब पर खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये देशांतर। इनकी आकृति ये ध्रुव से निकलती है और ध्रुवों पर ही मिलती है, ऐसा इनकी आकृति है, ठीक है, ये आकृति इनकी ऐसी आकृति है, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा ध्रुव है बताओ, ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। और ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, बस, उत्तरी ध्रुव है। तो अब बात करें लॉन्गिट्यूड कैसे बनी, कैसे बनी इनकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट में 2-3 बात पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये खड़ी रेखाएं हैं, ये भी सब क्या है, काल्पनिक रेखा है, क्या है, काल्पनिक, दिखेंगे नहीं ये, काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं होगा कि भैया आप इधर से इधर जा रहे हो तो किस जाल में फंस जाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। ये सब क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये खड़ी रेखाएं हैं, इनको लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ये खड़ी रेखाएं हैं किस पर, ग्लोब पर। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ महत्वपूर्ण तथ्यों की, नोट लगाकर। पहला नोट मेरा ये है कि बताओ विश्व में सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों की जानकारी किसने दी थी। तो विश्व में सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की जानकारी देने वाले, अक्षांश व देशांतरों की जानकारी, ठीक है, अक्षांश हमने पढ़ लिया, देशांतर और पढ़ रहे हैं अक्षांश देशांतर की। सबसे पहले कि सर्वप्रथम जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे, जानकारी सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे, अक्षांश और देशांतर कौन थे, इरे इरिस्टोस्थनीज, इरिस्टोस्थनीज, इरिस्टोस्थनीज। विश्व में सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों की जानकारी देने वाले कौन थे, इरिस्टोस्थनीज। ये ग्रीक के, ठीक है, ग्रीक निवासी थे, यूरोप के निवासी थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में मैं बात करूं कि इस विश्व में सबसे पहले इस ग्लोब को बनाने वाले कौन थे। हम जो ग्लोब पढ़ रहे हैं तो इस ग्लोब को बनाने वाले कौन थे, तो ग्लोब ग्लोब बनाने वाले, ग्लोब का निर्माण करने वाले कौन थे, मार्टिन बहम थे 1492 में, ठीक है, ठीक है। निर्माण करने वाले कौन थे, तो मार्टिन मार्टिन बहम, मार्टिन बहम थे। ये भी दुनिया को बहम बहम में डाल दिए, ठीक है। मार्टिन बहम 1442, ठीक है, 1492, ठीक है। हाँ, इसके अलावा पूछे आपको क्वेश्चन, और देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ और क्वेश्चन कि विश्व का मैप बनाने वाले कौन थे, विश्व का मैप बनाने वाले कौन थे। मैप, इसी से तो विश्व का मैप बना है, ठीक है। विश्व का कैसे बना है, इससे अभी बात करेंगे। मैप बनाने वाले, बनाने वाले, विश्व का मैप बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। बाद में तो बहुत व्यक्ति आए हैं, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति की बात करें तो कौन से थे, एक्सी एक्सीमेंडर। उसका पूरा नाम है एनेक्सीमेंडर, है ना। नहीं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, एनेक्सीमेंडर, ऐसे एनेक्सीमेंडर ये था वो, एनेक्सीमेंडर। अगर यहाँ आए वो भी ठीक है। हाँ, एनेक्सीमेंडर थे वो मैप बनाने वाले। कैसे बनाए मैप, वो भी हम बात करूंगा कैसे मैप बना, ठीक है। आप बात करें कि विश्व में भारत को दर्शाने वाले, विश्व में भारत भारत के मैप को दर्शाने वाले, मैप को दर्शाने वाले, भाई भारत को भी तो दर्शाया है, दर्शाने 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 वाले की बात करते हैं तो वो दर्शाने वाले कौन थे, वो टोलमी थे। कौन थे, टोलमी। जबकि भारत का सबसे पहले मैप किसने बनाया, वो भी मैं लिख देता हूँ। भारत का सर्वप्रथम, भारत का सर्वप्रथम, भारत का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मैप, तो भारत का सर्वप्रथम मैप बनाने वाले कौन थे, तो वो थे एन विले, एन विले। कौन थे, एन विले। भारत का सबसे पहले मैप बनाने वाले एन विले थे, बाद में तो बहुत आदमी आए थे। और विश्व का भारत का विश्व मैप को दर्शाने वाले कौन थे, टोलमी। जबकि विश्व का मैप बनाने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर, ठीक है। और अक्षांश और देशांतर हम पढ़ रहे हैं तो इनकी जानकारी में देने वाले कौन थे, अरिस्टोस्थनीज। और अक्षांश देशांतर से बनता है ग्लोब के निर्माण, ग्लोब में, तो ग्लोब का निर्माण कर मार्टिन बहम। इसलिए थोड़ी जानकारी आपको दे दी गई, ध्यान रखें। अब हम अक्षांशों को पढ़ते हैं, पढ़े अक्षांशों को। चलो आपको दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं, ये कैसे विश्व बना, ऐसे, ठीक है। विश्व के मैप से क्या था, ये क्या था, आ जाओ इसको दिखाते हैं आपको ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। आ जाओ, ओपन नहीं हो रही, हो गया, टाइम लगेगा इसमें। नहीं, इसी में देर है,
इसमें पूरी चीज दे रखी है, ये ओपन होगा, चलो नेट से हो जाएगा, अभी इतने पढ़ते हैं हम, ठीक है, हो रहा है ओपन, देखेंगे भी। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, देशांतरों की बात करते हैं, देशांतरों की, देखो अब देशांतरों की हम बात करेंगे एक एक। तो देशांतर, देशांतर राजस्थान भारत तीनों के संदर्भ में देखेंगे। पहली बात तो ये बताइए मुझे आप, देशांतर ये है, देशांतरों के बीच वाली देशांतर कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है, ये लंदन से गुजरती है, जैसे लंदन का मतलब, ये लंदन, लंदन देश है, ठीक है, लंदन जिला उसका राजधानी है। बात देश की बात करूं तो मैं, देश कौन सा है, इंग्लैंड है, कौन सा है, इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। इस लंदन से, ये लंदन, लंदन से, लंदन से अगर मैं शहर की बात करूं, लंदन तो क्या है, राजधानी है, लंदन तो क्या है, राजधानी है, और लंदन में एक शहर है, उस शहर का नाम है ग्रीनविच, ग्रीनविच। इस ग्रीनविच शहर में इसका मुख्यालय है, ग्रीनविच, और ग्रीनविच शहर में इसका क्या है, मुख्यालय, इसलिए इस लाइन का नाम ग्रीनविच भी है, ग्रीनविच लाइन भी है, इसका नाम ग्रीनविच लाइन भी है। इस इस शहर से गुजरने के कारण इसका नाम क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, विश्व की मानक समय रेखा, मानक स्टैंडर्ड टाइम मीन्स, ठीक है, मानक समय रेखा भी कहते हैं इसको, समय रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या रेखा है, प्रधान व्यामोत्तर रेखा भी है, प्रधान व्यामोत्तर, व्यामोत्तर रेखा भी कहते हैं इसको, प्रधान व्यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम किसके, 0 डिग्री के। अब 0 डिग्री के देखेगा, 0 डिग्री के इधर कौन सा है, इधर, तो आप बोलो सर पूर्वी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, ठीक है, गोले का आधा भाग, इस गोले का आधा भाग हो गया पूर्वी। इधर वाला कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस 0 डिग्री के इधर, ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के इधर कोई भी देश ले लो आप, कोई भी देश XYZ कोई भी ले लो, मैं भारत ले रहा हूँ, ठीक है, ये भारत का मैं बनाया यहाँ छोटा सा, ठीक है, ये भारत है, या और कुछ ले लो, कोई भी देश आपको जो अच्छा लगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत की जरूरी नहीं, कोई भी देश ले लो आप, ऑस्ट्रेलिया देश है, तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया देश में अक्षांश को क्या, खड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आप खड़ी लाइन खींच दो, उन सभी का नाम क्या है, तो बताओ जैसे पूर्वी देशांतर, क्या नाम है, पूर्वी देशांतर। चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोई भी भाग हो, ये आप कोई जरूरी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग हो चाहे पूर्वी भाग हो, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी खड़ी लाइन खींच दो आप, उनका सबका नाम क्या है, पूर्वी देशांतर। ऐसे कोई देश इधर ले लो आप, इधर वाला कोई भी देश ले लो, जैसे ब्राजील ले रहे हैं, कौन सा देश है, ब्राजील, तो ब्राजील देश में, ब्राजील देश में आप कहीं पर भी खड़ी लाइन खींच दो आप, खड़ी, कहीं पर भी खड़ी लाइन खींच दो, इन सभी खड़ी लाइनों का नाम क्या है, पश्चिमी देशांतर। सेम कंडीशन भारत के साथ है, सेम कंडीशन भारत के साथ, भारत इसमें, इस ग्लोब में देशांतरों के हिसाब से 0 डिग्री है, देशांतरों के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये भारत है। तो आप बता सकते हैं सर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ, अगर भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो क्या राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में है क्या, राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में है, जब भारत ही हो गया तो राजस्थान तो होगा होगा, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, किसके हिसाब से, देशांतरों के हिसाब से, देशांतरों के हिसाब से। आप बता सकते हैं सर देशांतरों के हिसाब से, देशांतरों के आधार पर, देशांतरों के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशों के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत में भी आप कहीं पर भी लाइन खींचेंगे, भारत में खींचने का मतलब मैं राजस्थान की बात भी करूंगा, ठीक है, भारत और राजस्थान में कहीं पर भी लाइन खींचो, उन सभी लाइनों का नाम क्या है, पूर्वी देशांतर, सबका नाम क्या है, पूर्वी देशांतर। तो भारत वाली भी सारी पूर्वी देशांतरी है, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, भारत वाली सभी पूर्वी देशांतर है। इतना ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया बात, ठीक है, ये ग्रीनविच कहते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, नाम याद रखने हैं। और इसका इधर पूर्वी गोलार्ध, उधर क्या है, पश्चिमी गोलार्ध, तो इधर वाली पूर्वी देशांतर, उधर वाली पश्चिमी देशांतर, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ आप, देशांतरों की बात हम करें, पहले देशांतरों का महत्वपूर्ण बिंदु बात करेंगे, फिर भारत में राजस्थान में इनके संदर्भ में क्वेश्चन देखेंगे, देशांतर के महत्व, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, समझो इस बात को आप, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है, देखो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है,
एक मिनट आप, हाँ देखो, ठीक है। अब देखो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, इसका सबसे पहले हम ये बनाते हैं ये टोटल है कितनी, कैसे बनी, क्या है इसका बात करें। तो देखो अब इसमें टोटल अगर बात करिए तो पश्चिम भाग और ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। कहने का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश होगी, 0 डिग्री अक्षांश होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखिए, ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके इसके अगर मैं पृथ्वी की परिधि की बात करूं, कल बात कर रहा था हम ध्रुवीय परिधि, अब ये परिधि है, ओरिजिनल परिधि होगी इसकी, है ना, अक्षांशों के हिसाब से परिधि, ये पृथ्वी की परिधि है। मैं कहने का मतलब ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल के चारों ओर धागा धागा बांध दिया ऐसे मान लो आप, ठीक है, इमेजिन कर लो आप, ये धागा है और इस धागे में इसकी लंबाई में बोलो परिधि है, क्या ये परिधि है। इस पूरी पृथ्वी की परिधि कितनी है, 40,000, 40,000 कितनी है, छिहत्तर है, कितनी है, 76 किलोमीटर है, ठीक है। और भूमध्य कितनी थी, अलग थी, भूमध्य वाली कल हम पढ़ रहे थे ध्रुव वाली, ठीक है, भूमध्य वाली है, ध्रुव वाली कल हम पढ़ रहे थे, ध्रुव वाली क्या है, कम है, ठीक है, ध्रुव वाली क्या है, कम है। तो अब मुझे एक बात हो कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर ये दूरी मेरे भाई, अगर ये दूरी पूरी कितनी है, बताओ, ये पूरा धागा कितना है, 40,000 छिहत्तर है। तो आप इस बात को देखो, इस 40,000 छिहत्तर में ध्यान से देखना, 40,000 छिहत्तर की मैं बात करूं, अब इसमें टोटल कितने देशांतर है। तो अब बोले सर देखो, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर जाएंगे आप, 1 2 3 4, ऐसे कितनी है, पीछे जाएंगे तो 180, और इधर जाएंगे 1 2 3 4, ऐसे कितनी है, 180, यही 180 वो है जो ये है, दोनों रेखाएं एक ही है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है सर कि इस लाइन में, इस परिधि में अगर बात करें, इस परिधि में टोटल, इस पूरी परिधि पर, पूरी पृथ्वी पर, ग्लोब की परिधि पर टोटल कितनी है, कुल कुल कितनी है, 360 है, कुल 360 देशांतर है। अगर कुल 360 देशांतर है, वो कितनी दूरी में है, कितनी दूरी में है, तो आप बोले सर टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी है 40,000, 40,000 छिहत्तर, इस 40,000 छिहत्तर की दूरी में टोटल 360 है, टोटल कितनी 360 है। तो टोटल 360 का भाग दे दें तो मेरे भाई ए दो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर आ जाएंगे, एकदम एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पर आ जाएंगे। हम भूमध्य रेखा की बात करें, क्यों भूमध्य की बात क्यों करें, क्यों हम परिधि भूमध्य से ले रहे हैं, बाकी तो ऊपर जाएंगे तो परिधि कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो परिधि कम हो जाएगी। एग्जैक्ट सबसे ज्यादा परिधि कहाँ है, सबसे बड़ी परिधि यही तो है, ठीक है। इस परिधि की बात करूं, बीच वाली की, भूमध्य रेखा के पास में, तो ये इतनी है, 360 का भाग देंगे क्या आएगा, इधर दे देता हूं मैं 111.32, इधर लेता हूं मैं 111.32 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर, ये कारण है वो, ठीक है, यही कारण है, कहाँ है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। अब हम देशांतरों की आगे बात करते हैं, आ जाओ, अब इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, फिर भारत के संदर्भ में देखेंगे, फिर राजस्थान के संदर्भ में, फिर विश्व के संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो देखिए ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं की लंबाई ध्रुव से निकलती है, ध्रुवों पर मिलती है, खरबूजे में आती है ना ये लाइन, खरबूजे में आती है, वैसे की वैसी लाइन आती है, सेम की सेम, ठीक है, यहाँ से निकलती है और यहाँ मिल जाती है, अपनी पर्सनल लाइन है, कोई किसी से ऐसा नहीं है कि घूम के आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब बात करिए, मेरी पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कुल कितने देशांतर हैं, कुल देशांतर कितनी है, देशांतर पूछ ले चाहे देशांतर रेखा पूछ ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्या है, रेखा ही है, इनमें कोई डॉट वाला काम नहीं है, ये ऊपर से निकलती है, ऊपर से निकलती है और यहाँ आके मिल जाती है, तो इसका मतलब यहाँ कोई डॉट नहीं है, सब लाइन ही है। तो यहाँ देशांतर बोल दो चाहे देशांतर रेखा बोल दो, आप एक ही बात है, देशांतर, देशांतर रेखा, वो रेखा वाला कंसेप्ट वहां चल रहा था, कहाँ, अक्षांश में। तो कुल कितनी, 360 है, क्योंकि जीरो के इधर 180, इधर भी 180, 180 दो नहीं, एक ही है पीछे, ठीक है, हाँ। तो कितने टोटल, 360 है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि ये किसका निर्धारण करती है, निर्धारण, निर्धारण करती है, किसका, किसका निर्धारण करती है, बताओ, ये किसका निर्धारण करती है, समय का, किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है, समय का, विश्व में समय का निर्धारण कौन करती है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। एक देशांतर को दूसरे देशांतर में पार करने में कितना टाइम लगता है, कहने का मतलब इस देशांतर से इस देशांतर को सूर्य की किरणों में आने में 4 मिनट लगती है, क्या लगती है, 4 मिनट। सूर्य की किरणें सीधी, देखो आप समझो इस बात को कि जैसे ये है, ये पृथ्वी है, ध्यान से सुनना आप, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ गिर रही हैं, ठीक है, पृथ्वी पर,
पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है। आप समझो इस बात को, सूर्य की किरणें पहले एक लाइन पे पड़ती है, पहले इस लाइन पे पड़ रही है। ऐसा मान लो आप कि इस लाइन पे पड़ रही है, समझो मैं यहाँ से बता देता हूँ। हाँ समझो आप, ठीक है। अब देखो ये लो, सूर्य की किरणें यहाँ आ रही है बेटा, ये आ रही है, माना कि इस लाइन पे पड़ रही है। सबसे पहले सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही है, फिर पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से, इधर कहाँ घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पृथ्वी का ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। तो पहले सबसे पहले माना कि इस अंगुली पे पड़ रही है, फिर घूम के पास इस पे आ रही है ऐसे। तो सूर्य की किरणों को 4 मिनट लग जाएंगी। सूर्य की किरणों को 4 मिनट लग जाएंगी। कहने का मतलब ये, इस पे से बाद में सूर्य की किरणों को इस पे आने में कितने मिनट लग जाएंगी? 4 मिनट। यहाँ से यहाँ आने में 4 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट? 4 मिनट। तो आप बता सकते हैं कि सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरी देशांतर में आने में टोटल 4 मिनट का समय लगता है। आ जाओ। सूर्य सूर्य की किरणों को सूर्य की किरणों को एक देशांतर से एक देशांतर से एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर आने में, दूसरी देशांतर देशांतर पर आने में कितना? आने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट लगती है। 4 मिनट लगती है, ठीक है। ठीक है, 4 मिनट लगती है सूर्य की किरणों को। हमें नहीं लगती कभी टेम्पो में चल जाएगी 4 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। 111 किलोमीटर होगी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की 111 किलोमीटर टेम्पो में कैसे जाएंगे आप? ठीक है, हाँ समझो आप बात को। 111 किलोमीटर कैसे जाएंगे आप? सूर्य की किरणों की बात हो रही है, ओके। हाँ आ जाओ। सूर्य की किरणें बीच में लंबवत गिरती हैं, साइडों में तिरछी गिरती हैं, यही कारण है। ठीक है, आप बताएंगे कारण, और बहुत कारण है, जलवायु में बताएंगे चीज। हाँ अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ? भूमध्य भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, सही है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर, कितने देशांतर? दो। भूमध्य रेखा पर लेना जरूरी है, क्योंकि भूमध्य रेखा से तो आप जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखाओं की देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। कैसे? देखो समझो आप कि जैसे ये देशांतर रेखा है, ये और ये, देखो अब आप खुद गौर से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, सबसे ज्यादा दूरी कहाँ है? ये भूमध्य रेखा पर है। कहाँ है? भूमध्य भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर दूरी क्या है? ज्यादा है। भूमध्य रेखा पर दूरी क्या है? ज्यादा है। समझ रहे हो क्या आप? भूमध्य रेखा पर दूरी क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आएंगे, जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आएंगे, ध्रुव की ओर जाओ, भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर जाओ, या चाहे नीचे वाले ध्रुव में चल जाओ या ऊपर वाले, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। हो रही है क्या कम? वो कम हो रही है। इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, एग्जैक्ट ज्यादा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। तो इसलिए मैं बोलूँ भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है? बोलो, मध्य दूरी कितनी है? कितनी है? 100 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आएंगे, तो मेरे भाई वो दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? गोरे। गोरे गोरे, क्या बात है, गोरे क्या कहते हैं? गोरे। बीच के स्थान को, दो देशांतर देशांतर के मध्य स्थान को गोरे कहते हैं। स्थान को क्या कहते हैं? गोरे। तो ये लोग गोरे, और ये गोरों से गुजरती है, अंग्रेजों से, इसलिए इसका नाम गोरे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि इसका नाम गोरे इसलिए है। ठीक है, आप याद रखें। क्यों? आगे कॉन्सेप्ट क्या मैं बता दूंगा आपको क्या है इसका सिस्टम। ठीक है, तो गोरे कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्या कहते हैं? गोरे। अगला क्वेश्चन बनाओ, देखिए अब और क्वेश्चन बनाओ। इनकी आकृति कैसी है बताओ? आकृति कैसी है? आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 5। छठा नंबर क्वेश्चन करो। इनकी आकृति कैसी बताओ? बताओ हाँ, आकृति के, उनकी आकृति कैसी थी? इनकी आकृति कैसी है? अर्ध अर्ध वर्ताकार। गुरुजी अर्ध वर्ताकार कैसे? मतलब ध्रुव से निकलती है, ध्रुवों पर मिलती है, ऐसे समझ गए? कैसी है? अर्धवर्ताकार है। ओके ओके, अर्धवर्ताकार। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे आप, ये निर्धारण निर्धारण किसका करती है? बताओ, हो गया, समय का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो, आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाने पर
जाने पर देशांतर रेखाओं देशांतर देशांतर रेखाओं देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है? कम होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कम हो जाती है। वही कल वाला कल भी आया था कुछ ने, भूमध्य रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो उनकी परिधि में क्या आती है? कमी आती है। लिखा था कल हमने, कल लिखा था क्वेश्चन। उनकी उनकी परिधि में कमी आती है क्योंकि बीच वाली परिधि ज्यादा होती है, थोड़ा ऊपर जाएंगे परिधि कम हो जाती है। किसमें? अक्षांशों में। इनकी बीच की दूरी कम होती है, उनकी परिधि कम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसकी परिधि कम होती है। लिखा था नहीं लिखा था देख लो आप, मैं नोट में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इनकी तो बेटा परिधि कम होती है ना। इनकी तो क्या कम होती है? परिधि। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इनकी परिधि कम होती है। किसकी? अक्षांशों की तो परिधि कम होती है। परिधि ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे भूमध्य रेखा से तो परिधि में क्या आती है? कमी। परिधि में कमी आती है। ये बात कल लिखी थी या नहीं लिखी देख लेना आप। वो परिधि में कमी आती है अक्षांशों में। देशांतरों में इनकी बीच की दूरी कम हो जाती है। और क्या क्वेश्चन है? बस यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समय का निदान हो गया। किसका निदान करती है? आकृति कैसी है, उनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, बीच की दूरी टोटल कितनी है। अच्छा, ओके। ये देशांतरों के क्वेश्चन है। अब देशांतरों को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भारत के राजस्थान के संदर्भ में। तो क्या है राजस्थान भारत के संदर्भ में? आ जाओ देशांतर रेखाओं, आ जाओ। तो देशांतर रेखा, चलो अब इतना ही पढ़ेंगे आज, थोड़ा टाइम हो गया क्लास का, ऑफलाइन क्लास अभी। ठीक है, तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। ओके।